नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th बायोलॉजी के होने वाले हैं। और जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव उस पे देखा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए या स्कूल एग्जाम में देखा जाए, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है लाइफ की, इसको क्या कहा जाता है? इसको सेल कहा जाता है। ठीक है। और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है। अगर आपसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू के कंबाइन होने से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनिज्म एक पूरा बन के तैयार होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। तो लाइव सेल या लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये बताना है। तो कई लोग यहाँ पर रॉबर्ट हुक सोचते हैं। रॉबर्ट हुक याद रखिएगा, इन्होंने डेड कॉर्क सेल को इन्होंने खोजा था। तो डेड सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, और किस पे करी थी? कॉर्क पे करी थी। कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं, तो 1665 में डिस्कवरी करी गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ लाइव सेल पूछा गया है, तो लाइव सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी है, और 9 साल बाद करी है। इसका मतलब 1674 में करी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना, जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है ये किसने करी थी? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी बहुत दिनों बाद हुई है, ये 1831 में हुई है। ठीक है। तो ईयर भी याद रखिएगा, आजकल एग्जाम्स ईयर भी पूछने लग गए हैं। तो ये जो डिस्कवरी हुई रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्थ कह रहा है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। अब सेल थ्योरी जो है ये किसने प्रपोज करी थी, ये बताना है आपको। तो ये शेल्डियन और शॉन ने प्रपोज करी थी सेल थ्योरी। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो 1838 में शेल्डियन ने क्या कहा था? शेल्डियन ने कहा था कि प्लांट जो होते हैं वो सेल के बने हुए होते हैं। फिर शॉन ने क्या कहा कि जो एनिमल होते हैं वो भी सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला जो है ये किसने प्रपोज किया था, ये बताना है आपको। इसका मतलब मेनली ये होता है कि कोई भी सेल बनता है, ठीक है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ठीक है। मतलब सारे के सारे जो सेल बन रहे हैं, तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, ठीक है, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। इसको कहते हैं कि सेल थ्योरी का एक्सपेंशन किया गया था। ठीक है। मॉडिफाई करी गई थी सेल थ्योरी। किसने करी थी? वर्चो ने इसको किया था मॉडिफाई। और कब किया था? 1855 में किया था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अब सेल थ्योरी के हिसाब से आपसे पूछा गया है कौन सी बात इसमें सही है। सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होता, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही बात बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा भी था इसको। और याद रखिएगा, नया सेल कैसे क्रिएट होता है, नया सेल कैसे जनरेट होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरीके से होते हैं, एक होता है माइटोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, हालांकि अभी आगे इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल आर। तो सबसे छोटा अभी तक जो लिविंग सेल पाया गया है उसका क्या नाम है, बताना है। तो माइकोप्लाज्मा है ये। ठीक है। और माइक्रोप्लाज्मा में याद रखिएगा इसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो लैक्स सेल वॉल। ये सबसे छोटा सेल है। कई बार इसको पीपीएलओ भी कह दिया जाता है। तो पीपीएलओ दिया हो या माइक्रोप्लाज्मा दिया हो, दोनों एक ही हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो सबसे बड़ा जो सेल है वो क्या पाया गया है अभी तक? तो ये ऑस्ट्रिच का अंडा है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा सेल अभी तक जो देखा गया वो है। इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। नाइन्थ कह रहा है ह्यूमन आरबीसी डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो ह्यूमन बींग्स में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स होते हैं, इनका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर होता है। तो 7 म्यूमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब 7 to 8 होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो ह्यूमन आरबीसी होता है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो लैक्स न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबा सेल है, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबाई में जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ में सबसे ज्यादा जो होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर का सेल होता है। मतलब मोटर न्यूरॉन्स आप देखेंगे तो 1 मीटर तक की हो सकती है। तो न्यूरॉन जो है यही सबसे लंबा सेल होता है। और मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन एक तरीके के न्यूरॉन्स हैं, इनकी लेंथ 1 मीटर तक भी चली जाती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल लैकिंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर। तो ऐसे सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उन सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव सेल्स होते हैं ये। ठीक है, न्यूक्लियस होगी लेकिन वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होगी, तो प्रिमिटिव होते हैं ये मेनली किस में देखने को मिलते हैं? तो बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा में भी यही वाले सेल देखने को मिलते हैं जिनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस आपको दिया सकता है कि किस में एब्सेंट होता है, तो ट्रू न्यूक्लियस इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है किसमें नहीं होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक में क्या-क्या चीजें नहीं होती हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी बॉडी, लिसोसोम्स या लाइसोसोम्स जिनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, तो वो सब इसमें नहीं होते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, केवल केवल यूकैरियोटिक नहीं, ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में ही ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक बात ये याद रखिएगा कि राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, यहाँ पे नहीं होता है कोई मेम्ब्रेन। 14 कह रहा है, सेंट्रोजोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सेंट्रोजोम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बताना है आपको, तो ये एनिमल सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है सेंट्रोजोम। ठीक है, अब मेनली इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं जो स्पिंडल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो ऊंचे प्लांट्स होते हैं, उनमें सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट इज। तो प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? तो ये नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया इज। तो अगर आप बैक्टीरिया में देखेंगे जो छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि प्लाज्मिड होता क्या है? तो प्लाज्मिड होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया में होता है, उसी को प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, और इसको ही यूज किया जाता है किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसको यूज करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, तो यही प्लाज्मिड होता है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर जनरली प्रेजेंट ऑन। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं ये किस पे प्रेजेंट होते हैं, ये बताना है आपको। तो एंटीबायोटिक जेनेटिक जीन्स रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं ये किस पे प्रेजेंट होंगे? ये भी प्लाज्मिड्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीजोजोम्स आर। अब ये मीजोजोम्स क्या होते हैं बताना है, राइबोसोम्स नहीं होते, सेल वॉल फोल्ड्स भी नहीं होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स देखने को मिलेगी, इन्हीं को ही मीजोजोम्स कहा जाता है। ठीक है, और मेनली ये किस चीज में हेल्प करते हैं? तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन भी पता होना चाहिए। मीजोजोम्स हेल्प इन, अब पूछ ही लिया गया कि मीजोजोम किस पे हेल्प करेंगे, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल इनवेलप ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ। तो सेल इनवेलप जो होता है बैक्टीरिया का, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा ये बताना है। तो सेल वॉल ओनली गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली ये भी गलत है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा, ये तीनों देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती हैं, और यही 3 वो लेयर्स हैं। थिक ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड। तो थिक ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है इनको क्या कहा जाता है? तो इसी को कैप्सूल कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है, बैक्टीरिया रिटेनिंग ग्राम स्टेन आर। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को रिटेन करके रखते हैं, तो इनको क्या कहता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेनली किसने डेवलप किया था ग्राम स्टेनिंग? ये जो ग्राम स्टेनिंग की बात हो रही है, किसने डेवलप किया था ये पूछा था, तो हैंस क्रिश्चियन
हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए यहाँ से ग्राम शब्द दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेप डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, तो ऐसा बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो शेप को डिटरमाइन करता है, तो ये सेल वॉल होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन। तो साइनोबैक्टीरिया मेनली पूछा गया ऐसे पिगमेंट्स, मतलब पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन साइनोबैक्टीरिया, तो इसको क्या कहता है, इसको क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ये मेनली साइनोबैक्टीरिया में या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर। अब देखिए, रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या है, तो इसमें से रॉड शेप कौन सा होगा, बैसिलस जो होगा ये रॉड शेप होगा। ठीक है, कोकस जो होता है, कोकस याद रखिएगा स्फेरिकल, ये थोड़ा सा बॉल की तरह होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। ठीक है, इसके बाद रॉड शेप्ड आपको पता है बैसिलस होता है। विब्रियो जो होता है कॉमा की तरह होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, विब्रियो का मतलब कॉमा शेप्ड होता है ये। और स्पिरलम जो होगा ये नाम से ही लिखा हुआ है, इस स्पाइरल शेप का होता है ये, इसीलिए इसका नाम ही है स्पिरलम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कॉमा शेप बैक्टीरिया आर। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है पूछा गया है, तो विब्रियो जो होता है ये कॉमा शेप्ड होता है, बाकी हम आपको बता ही चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इनमें से कौन सा होता है, तो स्पिरिलम जो है ये स्पाइरल शेप्ड होता है। ठीक है, तो स्पिरिलम के बारे में याद रखिएगा, इसमें हेलिकल स्पाइरल बॉडी होती है, तो स्पाइरल शेप अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही हो जाएगा स्पिरिलम। बैक्टीरियल फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ, तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है इसमें क्या होता है पूछा गया, तो हेड टेल नेक नहीं होती है, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। फिलामेंट बाहर आपको देखने को मिलेगा, बेसल बॉडी एम्बेडेड होती है। पिली आर मेनली इन्वॉल्व इन, तो पिली जो है ये किसमें इन्वॉल्व होता है ये आपको बताना है। तो ये रेस्पिरेशन नहीं करता, प्रोटीन सिंथेसिस में भी नहीं, अटैचमेंट में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो अटैच हो जाता है ये मेनली जो सरफेस होता है और जो होस्ट के टिश्यूज होते हैं उसमें अटैच हो जाता है जाके। ठीक है, बैक्टीरिया में मेनली होता है ये, तो ये बैक्टीरिया को मेनली हेल्प करेगा अटैच होने में और सरफेस से, और साथ ही साथ होस्ट टिश्यू में अटैच होने से ये हेल्प करता है। फिम्ब्रिये हेल्प बैक्टीरिया इन, अभी जो फिम्ब्रिये जो है ये किस चीज में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, तो ये भी अटैचमेंट में ही हेल्प करता है, तो ये भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 31, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, अब इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, तो 70S जो है ये आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया 70S राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। अब 70S राइबोसोम में क्या क्या होता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 30S और 50S होता है। 30S और 50S मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अच्छा, जो SER होता है वहां पर फैट और लिपिड सिंथेसाइज होता है, जो RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये रफ है, क्यों रफ है, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये जो राइबोसोम है इसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सेल की, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये करता क्या है मेनली, तो ये जो mRNA होता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है राइबोसोम। मैनी राइबोसोम्स अटैच टू वन mRNA फॉर्म। अब देखिए, बहुत सारे राइबोसोम जब mRNA अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एक mRNA से, तो क्या बनाएंगे बताना है, तो ये पॉलीसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीसोम बनाते हैं। ठीक है, और इससे मेनली होता क्या है कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स अकर्स एज। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोट्स में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
यूकेरियोटिक जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, तो यूकेरियोटिक जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये किस में ऑर्गेनाइज्ड होता है? ये क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ह्यूमन में आपको पता होगा ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, या 23 का पेयर दिया हो वो भी सही है। ठीक है, 23 का पेयर आपको दिया होगा वो भी सही हो जाएगा। ठीक, तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब जुड़ता है तो डीएनए ऐसे लिखा जा सकता है, डीएनए इसके साथ जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन, तो क्या बना देगा? ये क्रोमोसोम बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा ये। क्वेश्चन नंबर 37, प्लांट सेल पजेस। अब प्लांट सेल में क्या होता है पूछा गया है आपसे, तो सेंट्रियोल्स ओनली, ओनली दे दिया, गलत है। प्लास्टिड्स होते हैं, सेल वॉल होते हैं, बिल्कुल सही है। तो प्लास्टिड्स और सेल वॉल प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेंगे। और एक और चीज होती है जो यूनिक होती है प्लांट सेल में, और वो है लार्ज वैक्यूल। ठीक है, प्लांट सेल में आप देखेंगे तो बड़ा वैक्यूल देखने को मिलता है, VACUOLE, OLE वैक्यूल। ठीक है, और प्लास्टिड जो होते हैं वो आपको पता है एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल भी एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। 30th, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसमें देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेनली 80 to 90% जो वॉल्यूम होता है प्लांट सेल का, वो क्या है उसमें केवल और केवल सेंट्रल वैक्यूल ही देखने को मिलता है। अच्छा, कभी कोई पूछ लेते हैं सेंट्रल वैक्यूल का काम क्या होता है, तो ये स्टोरेज का काम करता है, मतलब चीजों को स्टोर करके रखता है और साथ ही साथ टर्जिडिटी बनाता है, टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो टर्जिडिटी मेंटेन करने का काम किसका है? तो आपसे पूछा जाए टर्जिडिटी को मेंटेन कौन करता है, तो ये वैक्यूल करता है। 39 कह रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये किसने प्रपोज किया था ये बताना है आपको। वॉटसन एंड क्रिक बिल्कुल गलत है, शिल्डियन श्वान भी गलत है, सिंगर एंड निकलसन यही बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। और कब ये प्रपोज किया था? 1972 में इसको प्रपोज किया था। ठीक है, और मेनली जो मेम्ब्रेन होता है इसमें क्या बताया गया कि जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड की, मतलब जो लिपिड जो फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइड लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है, बाई लेयर होती है ये, और साथ ही साथ और क्या होता है इसमें? फ्लोटिंग प्रोटीन होता है, फ्लोटिंग प्रोटीन्स भी होते हैं इसमें, मतलब प्रोटीन जो है वो इसमें फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, सिंगर एंड निकलसन। मेजर लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ज्यादातर जो लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसमें उसके बारे में पूछा गया है कौन सा सही है, तो ज्यादा मतलब मैक्सिमम अमाउंट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ये क्या बनाता है? ये बाई लेयर, ये दो लेयर बनाता है, बाई लेयर का फॉर्मेशन यही फॉस्फोलिपिड्स करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये क्या मेंटेन करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी याद रखिएगा, तो हीमोस्टेसिस को मेंटेन करती है। ठीक है, हीमोस्टेसिस को ये, स्टेसिस को ये मेंटेन करती है, तो आपसे पूछा सकता है हीमोस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है? होमियोस्टेसिस, हीमो नहीं, होमियोस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करती है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन इज, अब वाटर का जब मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन से तो इस फिनोमेना को ऑस्मोसिस कहा जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये कहाँ से किधर मूव करता है? तो हाई कंसेंट्रेशन या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स, तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ये पूछा गया है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में होगा? एटीपी के फॉर्म में होगा। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, Na+K+ पंप इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये सोडियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है, इसका जो पंप होता है किस चीज का एग्जांपल है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मतलब ये एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या यूज करेगा? ये यूज एटीपी को यूज करता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, एक एटीपी अगर ये यूज कर रहा है, एक एटीपी यूज करने पे ये 3 सोडियम के आयन को बाहर निकालता है और 2
पोटेशियम के आयन को बाहर निकालेगा, मतलब टोटल 5 आयंस को ये बाहर निकालता है। ठीक है, मतलब 3 या तो पोटेशियम, 3 या तो सोडियम के आयन निकालेगा और या तो 2 इसको इन करेगा, इसको आउट करता है और इसको इन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मिडिल लैमेला में क्या होता है बताना है आपको। तो कैल्शियम पेक्टेट होता है मिडिल लैमेला में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो एडजेसेंट प्लांट सेल होते हैं उसमें ये सीमेंट की तरह काम करता है, तो सी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं 46। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल आर। तो साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसमें हेल्प करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स हो गया, सिग्नल्स हो गए, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करेगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है बताना है आपको। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम होते हैं और वैक्यूल्स होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये साथ, ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं मतलब ऑर्गेनल्स जो हैं, ये सब एक साथ में ही काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है तो ये भी याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है, और परोक्सियोम्स नहीं होंगे, परोक्सियोम्स नहीं होते हैं, तो ये तीनों चीजें इसमें नहीं होती हैं। 48 कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताया था क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और जब राइबोसोम्स अटैच हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। अगर पूछा था एसईआर क्या करता है, तो ये लिपिड्स, फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स को सिंथेसाइज करता। ठीक है, ये मेनली पैनक्रियाटिक सेल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बहुत ज्यादा? पैनक्रियाटिक सेल में ये एक्सेस में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ, तो एसईआर क्या करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो लिपिड की सिंथेसिस में ये हेल्प करेगा, इसमें कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता है। इसके कुछ और भी काम होते हैं, जैसे स्टेरॉइड आपने सुना होगा, स्टेरॉइड का जो सिंथेसिस होता है वो भी एसईआर में ही होता है। और जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपको पता होगा जो हमारा एक ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है वो लिवर है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन रहा है, तो ये एसईआर कर रहा होता है। और ये मेनली किस सेल में होंगे, तो आपको पता ही चल गया होगा, लिवर सेल्स में ये एक्सेस में पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गोल्गी अपैरेटस इज मेजर साइट फॉर। तो गोल्गी अपैरेटस जो है ये किस चीज की मेजर साइट होती है, ये आपको बताना है। तो ये मेनली प्रोटीन को पैकेज, मतलब पैक करती है, सिक्रीट करती है, तो पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स इसमें ये हेल्प करता है। मेनली 3 काम होते हैं इसका, पहला मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफाई करता है, तो मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग और सिक्रीशन तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था इसको, तो कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्गी ने कब डिस्कवर किया था, 1898 में डिस्कवर किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।